बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर। आज साइंस में हम ग्रेड 5 में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन करने का, आउटकम्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ये सब हमारे आज के चैप्टर में हम देखेंगे। हमारा आज का लेक्चर है, कोई एसएलओ नहीं पढ़ेंगे हम आज, बल्कि हम जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या है और हमें किस डायरेक्शन में क्लासिफिकेशन को लेके जाना है। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ही सीखेंगे। देखते हैं आप क्लासिफिकेशन के बारे में कितना जानते हैं। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर बुक्स इन योर बैग? व्हाट इज इट्स बेनिफिट? आपके बैग में बुक्स कैसे अरेंज होती हैं? क्या इस तरह से जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, या फिर इस तरह से, यानी आपका बैग एक मैसी लुक दे रहा है। चलिए हैंड रेज कीजिए, किस किस का बैग मैसी है और किसका बैग फुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। शाबाश। यानी ज्यादातर बच्चे अपने बैग्स को अरेंज करके रखते हैं, उसमें बुक्स को तरतीब के साथ सब्जेक्ट वाइज या उसके साइज वाइज तरतीब से रखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा करने का क्या बेनिफिट है? बुक्स को तरतीब से रखने का फायदा क्या है? और अगर मैसी बैग हो, बेतरतीब सी चीजें पड़ी हो, तो उसका क्या नुकसान होगा? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एक मैसी बैग हमें हमारा टाइम भी वेस्ट करता है, परेशानी भी होती है और हमें मतलूबा चीज भी टाइम पे नहीं मिल पाती। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड बैग में हमें अपनी रिक्वायर्ड आइटम बिल्कुल जल्दी और बिल्कुल मौके पे मिल जाती है। सो वेल डन। ध्यान में रखिए कि यह भी क्लासिफिकेशन की एक किस्म है, जिसमें हम अपनी किताबों को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तरतीब से रखते हैं। वो तरतीब सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है, साइज वाइज भी हो सकती है, जैसे भी आप करना चाहें। सो पता ये चला कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, और क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कि कोई ना कोई बेस होनी चाहिए हमारे पास। जैसे इस बैग में क्लासिफाई करते हुए हमने सब्जेक्ट का ख्याल रखा, साइज का ख्याल रखा। ये जो साइज और सब्जेक्ट है, ये बेस या क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसी तरह जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करेंगे, तो भी हम कोई ना कोई अपने लिए एक बेस, एक माइलस्टोन, एक क्राइटेरिया सेट कर लेंगे, जिसकी बुनियाद पे हम पूरी क्लासिफिकेशन करेंगे। कुरान मजीद में भी हमें क्लासिफिकेशन का जिक्र मिलता है। देखते हैं। ओ मैनकाइंड, लो वी हैव क्रिएटेड यू मेल एंड फीमेल। चलिए जी, सबसे पहली क्लासिफिकेशन तो यहीं पे हो गई, जब अल्लाह ताला ने इंसानों को मेल और फीमेल दो बुनियादी ग्रुप्स में डिवाइड किया या क्लासिफाई कर दिया। एंड हैव मेड यू नेशंस, ये एक सूरत है क्लासिफिकेशन की, और ये एक दूसरा ग्रुप है क्लासिफिकेशन का। मेड यू नेशंस एंड ट्राइब्स दैट ye may know one another, और इसका पर्पल भी बता दिया। यहां से हमें क्लासिफिकेशन का पता चला कि हर किसी ना किसी क्लासिफिकेशन का, हर क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई मकसद होता है। और दो एग्जाम्पल्स हमें पता चल गई कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को मेल और फीमेल की कैटेगरी में पैदा किया, और फिर उनको नेशंस और ट्राइब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी यहाँ भी उनकी क्लासिफिकेशन फरमा दी, और इस क्लासिफिकेशन का मकसद ये था कि एक दूसरे को जानना जाए, एक दूसरे को पहचाना जाए। लो द नोबलेस्ट ऑफ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द बेस्ट इन कंडक्ट। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की नज़र में बेहतरीन वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है, वो नहीं जिसका कबीला सबसे ज़्यादा अच्छा है। लो अल्लाह इज नोअर अवेयर, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले, अलीम और खबीर हैं। तो हमें कुरान मजीद से भी पता चलता है कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी है अपनी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से जानने के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी अमल है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं कि आप मजीद कितना जानते हैं, कितना क्लासिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन क्लास इनटू बेसिक शेप्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। आपके इर्द गिर्द अपने क्लासरूम में जो जो भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कीजिए शेप की बेस पे।
ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। शेप ऑन द बेड, आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, वॉल्स हैं, क्लॉक है, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, मार्कर, कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, उन सबको क्लासिफाई कीजिए सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में। ऐसा कीजिए कि 4 कॉलम्स बना लीजिए अपनी नोटबुक में और हर एक की एक हेडिंग दीजिए। इससे आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। चलिए जी, जल्दी से मुकम्मल कीजिए अपना काम। वेल डन, आप सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने किस बेस पे चीज़ों को क्लासिफाई किया। शाबाश, आपने शेप की बेस पे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया। अब आपको पता चल गया कि आपकी क्लास में स्क्वायर आइटम्स कितनी है, सर्कुलर आइटम्स कितनी है, ट्रायंगुलर आइटम्स कितनी है और रेक्टेंगुलर आइटम्स कितनी है। कुछ ना कुछ नॉलेज आपको अपनी चीज़ों, इर्द गिर्द के माहौल के बारे में ज़्यादा अरेंज मिला। अब आप ऐसा कीजिए कि जो एनिमल जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं उनको क्लासिफाई कीजिए। पहले उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। इसका भी एक टेबल बनाएं और फिर आगे इनकी क्लासिफिकेशन कीजिए। अब अपनी मर्जी से किसी भी क्राइटेरिया को बेस बना के क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए जी, अब आप ये बताइए कि आपने किस बेस पे इन ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया, एनिमल्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया। क्या आपने उन्हें साइज की बेस पे क्लासिफाई किया, यानी आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें जितने भी एनिमल्स थे, क्या आपने उन्हें स्मॉल या बिग की क्राइटेरिया पे क्लासिफाई किया, या फिर आपने उन्हें डोमेस्टिक और वाइल्ड की बेस पे क्लासिफाई किया, किस तरह से क्लासिफाई किया। चलिए जी, अब एक बेस मैं बताती हूँ आपको। अमूमन हम अपने इर्द गिर्द इस तरह के जानवर देखते हैं। अब अगर इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम क्लासिफाई करें, क्या आप कर सकते हैं ऐसा। तो हमारे पास कुछ ये सूरत बनती है। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास कैटरपिलर, बटरफ्लाई, फ्लाई, हाउस फ्लाई, बीटल, इसी तरह वर्टिब्रेट्स में हमारे पास ये तमाम जानवर आ जाएंगे। क्या आप मुझे अब ये बता सकते हैं कि एक ग्रुप के तमाम एनिमल्स क्या एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं। जरा सोचिए, गौर कीजिए कि इनवर्टिब्रेट का अगर ये एक ग्रुप है तो क्या इसके तमाम एनिमल्स एक ही जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं और वर्टिब्रेट्स के तमाम एनिमल्स एक ही जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं। जी हाँ, इनमें बेसिक कैरेक्टर्स एक ही जैसे हैं। अगरचे इसमें डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर्स यानी प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और ईटिंग हैबिट्स वगैरह तकरीबन एक जैसी हैं। और यही हमारा पर्पस है क्लासिफिकेशन का, कि हम क्लास ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप अप कर ले ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम सिमिलरिटीज। चलिए जी, डिफाइन करते हैं प्रॉपर। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं क्लासिफिकेशन को। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, a system of grouping of organisms on the basis of similarities। कि एक ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें एक ही जैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने एक कैरेक्टर चूज कर लिया था, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो इन वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है, जबकि तमाम वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो यही एक बेसिक डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की। अब आपकी बुक में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी, ये भी तो एक क्लासिफिकेशन है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से अलग कर दिया, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स क्या थे? कि वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं,
ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट होती है, एक बेबी चाइल्ड से एक अडल्ट चाइल्ड बन जाता है, अडल्ट पर्सन बन जाता है। वो उन्हें अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी यूज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। किसी भी जनरेशन में यंग वंस, खा वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, यंग वंस पैदा होते हैं। एक या ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं इनकी बॉडीज। सेल क्या है ये हम आगे देखेंगे। और इनमें ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल्स होते हैं, यानी वो अपनी लाइफ के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, फिर वो क्रॉल करना शुरू कर देता है, फिर वो चलना शुरू कर देता है, फिर उसका चाइल्डहुड है, फिर अडल्टहुड है। तो इस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस हैं लाइफ की, और ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हमने पास्ट में एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। साइंटिस्ट ने बहुत सी अटेम्प्ट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स होती रहीं। उनमें से एक अटेम्प्ट ये थी कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। तो जब हमने एनिमल्स को हैबिटेट के बेस पे क्लासिफाई किया तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आई, लैंड एनिमल्स, एयर एनिमल्स और वाटर एनिमल्स। लैंड एनिमल्स में एक वास्ट ग्रुप आ गया जिसमें इंसेक्ट्स भी शामिल थे, जिसमें रेप्टाइल्स भी शामिल थे, एलिगेटर्स वगैरह, हॉर्स। इसी तरह एयर एनिमल में एक छोटा सा कंपैरेटिवली छोटा ग्रुप बन गया जिसमें बर्ड्स और फ्लाई शामिल थी जो उड़ सकते थे, हवा में परवाज कर सकते थे। थर्ड कैटेगरी आ गई वाटर एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, पानी से अपनी खुराक लेते हैं और अपनी सारी जिंदगी पानी में गुजार देते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एनिमल्स हैव 3 ग्रुप्स which are land, water and air. एक दूसरी अटेम्प्ट की गई कुछ अरसे बाद जब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। पिछली अटेम्प्ट में तो सिर्फ एनिमल्स शामिल थे, इसमें प्लांट्स शामिल नहीं थे। सो एक और अटेम्प्ट की गई जिसमें प्लांट्स भी शामिल थे। सो तमाम ऑर्गेनिजम्स को उस वक्त जो ऑर्गेनिजम्स की 2 ही कैटेगरी समझी जाती थी, प्लांट्स और एनिमल्स, और इन्हीं को 2 किंगडम्स का नाम दे दिया गया। एक में प्लांट किंगडम्स थे, दुनिया भर के प्लांट्स इस कैटेगरी में शामिल कर दिए गए, छोटे बड़े, डेजर्ट प्लांट्स, पोलर प्लांट्स, डायेशियस प्लांट्स, माउंटेनियस प्लांट्स, हर तरह के प्लांट्स प्लांट किंगडम में शामिल हो गए। और दूसरी कैटेगरी में एनिमल किंगडम्स, हर तरह के एनिमल्स, हाँ वो लैंड एनिमल्स हैं, एयर एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, तमाम के तमाम एनिमल किंगडम में शामिल कर दिए गए। फिर कुछ ऐसे बाद जब साइंस ने ज़्यादा डेवलपमेंट की, तरक्की की, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते चले गए, तो हमें पता चला कि सिर्फ यही 2 कैटेगरीज नहीं हैं, बल्कि एक हिडन वर्ल्ड भी हमारे सामने है। और वो हिडन वर्ल्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और हमारी लाइफ पे उनका इन्फ्लुएंस भी है। तो एक और अटेम्प्ट की गई ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की, क्योंकि अब मजीद टाइप के ऑर्गेनिज्म शामिल हो गए थे, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया। अब 2 की बजाय हमारे पास 5 किंगडम थे, और इन 5 किंगडम में कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में तमाम के तमाम बैक्टीरिया शामिल कर दिए गए। प्रोटिस्टा में कुछ और किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए। फिर फंजाई था जिसमें मशरूम शामिल कर दिए गए। प्लांट्स का किंगडम स्टिल एग्जिस्ट करता था और इसमें एनिमल्स का किंगडम भी शामिल था। यानी 2 किंगडम सिस्टम में 3 नए सिस्टम्स का इजाफा हो गया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। और यही हम अपने फर्दर लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे, यही सिस्टम यानी 5 किंगडम सिस्टम। अब 5 बाकी सारे, अब जितनी भी हमने अभी तक क्लासिफिकेशन की अटेम्प्ट्स देखी हैं उनमें कोई ना कोई बेस थी क्लासिफाई करने की ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहली अटेम्प्ट में हैबिटेट बेस था, इसके बाद वाली अटेम्प्ट में किंगडम था, टाइप थी एनिमल्स और प्लांट्स की। अब 5 किंगडम सिस्टम के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ बेसिस हैं, वो क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो आप इनके नाम जहन में रखिए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अब एक बेस ये थी कि तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बनते हैं। अब वो सेल क्या है वो देखते हैं।
सेल बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिजम्स का। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आपने वॉल देखी है, ब्रिक बाय ब्रिक जोड़ा जाता है और फिर एक दीवार या एक बिल्डिंग तामीर होती है, इसी तरह सेल भी वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जिसे एक दूसरे के साथ जब बाहर जोड़ा जाता है तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म तश्कील पाता है। ये एक अनियन सेल है और ये ज़्यादा से अनियन सेल्स आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह मुख्तलिफ सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो ये एक पूरा अनियन बनता है। सो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में की बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बनता है। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सेल से मिलकर बनता है। अब सेल मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है, खाता भी है, रिप्रोड्यूस भी करता है, मूवमेंट भी करता है, ग्रोथ भी करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल मिलकर तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर सेल हैविंग अ सेल। इस तरह मल्टी मीन मोर देन वन और सेलुलर मीन हैविंग सेल्स। तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी एक बेस थी 5 किंगडम्स में, जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे और कुछ मल्टी सेलुलर होंगे। इसका दूसरा क्राइटेरिया 5 किंगडम सिस्टम का था कि वो सेल्स किस तरह से हैं, उनमें डेवलपमेंट किस तरह से है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो सिंपल है, उनका स्ट्रक्चर सिंपलर स्ट्रक्चर रखता है या फिर थोड़े उसमें कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं। सो अगर सिंपल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑर्गेनिजम्स की 2 कैटेगरीज बनती हैं, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं था और इनके सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनमें डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, यानी उनके इर्द गिर्द एक कवर था लेकिन वो सिंगल कवर था। लेकिन जो यूकैरियोट्स थे उनके सेल में बाकायदा तौर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की मिसाल ऐसे ही है जैसे ह्यूमंस में ब्रेन है। ब्रेन आपके तमाम बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसी तरह एक सेल में न्यूक्लियस तमाम फंक्शंस कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनेलिस डबली मेम्ब्रेन थे, यानी इनके जो सेल पार्ट्स थे, ये एक सेल है प्लांट सेल, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और हर पार्ट के इर्द गिर्द डबल कवरिंग है, डबल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। ये 2 फीचर्स हैं यूकैरियोट्स के जो कि एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो जब सेल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो 2 कैटेगरीज आपके पास आएंगी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और ये वो एक और क्राइटेरिया है जिस पे 5 किंगडम सिस्टम को डेवलप किया गया। ये देखिए, ये एक सेल है बैक्टीरिया का आपके सामने और ये प्लांट सेल है। इसमें इसकी आउटर कवरिंग सिंगल है, इसमें कोई न्यूक्लियस टाइप चीज आप नहीं देख रहे हैं, जबकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा इसके हर ऑर्गेनेलिस में डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, जबकि ये सिंगल मेम्ब्रेन है। थर्ड क्राइटेरिया है 5 किंगडम सिस्टम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिजम्स या सेल्स, पर्टिकुलरली सेल्स, अपनी खुराक कैसे लेते हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ऐसे सेल्स को ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। और ऐसे सेल्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। प्लांट सेल ऑटोट्रोफ्स होते हैं, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी ये है कि ऐसे सेल्स जो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसे सेल्स को हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है। ये ना तो अपने फूड प्रिपेयर करते हैं और इसलिए फूड प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। अगर सेल ऑटोट्रॉफ है तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म भी ऑटोट्रॉफ होगा। जैसे प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में आपने देखा
कि उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करता है। जबकि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म पूरे का पूरा हेट्रोट्रॉफ है, वो फूड के लिए दूसरे मीन्स पर डिपेंड करता है। चलिए जी, ये तो था ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी आपने देख लिया। अब आते हैं वर्कशीट का टाइम। ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करती हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। वर्कशीट क्या है कि क्लासिफाइंग फीचर्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। आपने बताना है कि 5 किंगडम सिस्टम को किन फीचर्स की बेस पे क्लासिफाई किया गया। हिंट आपको दे दिए गए हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपने बताना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितनी तरह के हैं, सेल स्ट्रक्चर कितनी तरह का कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कैटेगरीज आती हैं। अब ये पास 5 मिनट है इस एक्टिविटी को करने के लिए। चलिए जी, अब रैप अप कर लेते हैं अपना सारा जो भी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन के मुख्तलिफ सिस्टम्स थे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के। जो एक बहुत अहम सिस्टम था वो था 2 किंगडम सिस्टम। इसमें 2 किंगडम है, एनिमल और प्लांट। इसके बाद मजीद फर्दर अटेम्प्ट्स होती गई और हमारे पास एक मोस्ट रिफाइंड और वेल डेवलप्ड सिस्टम आया था 5 किंगडम सिस्टम। और इसमें 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बाद हमने सबसे पहले डिफाइन किया था क्लासिफिकेशन को, विच इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए जी, अब 5 किंगडम सिस्टम जो हमने पढ़ा था उसमें उसका क्राइटेरिया क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। 2 तरह के सेल ऑर्गेनाइजेशन है, या तो सेल सिंगल सेल हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या फिर वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। फिर सेल स्ट्रक्चर किस तरह से था, क्या वो सिंपल था या कॉम्प्लेक्स था। सिंपल होगा तो प्रोकैरियोट्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं तो यूकैरियोट्स। और फिर थर्ड क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। तो इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, या तो एनिमल्स ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, या फिर वो हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं, यानी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे। ये एक और वर्कशीट है आपके पास जिसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए जी, अब आते हैं होमवर्क की तरफ। आपने क्या करना है कि अगर आपको एक क्वेश्चन है जिसको आपने आंसर करना है, इफ यू आर टू क्लासिफाई एन एंट, अ रोज प्लांट एंड अ मशरूम, विच फीचर्स विल यू कंसिडर। आपके पास एक एंट है, एक रोज प्लांट है और मशरूम है, आप इनकी क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से ग्रुप्स बनाएंगे और उन ग्रुप्स की क्या बेसिस होंगी, आप इन्हें किन वजूहात की बेस पे क्लासिफाई करेंगे, ये आपने बताना है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंड इफ थिंग्स एट हाउस आर नॉट प्रॉपरली ग्रुप्ड। आप स्कूल से घर आते हैं और आपको एक बेतरतीब सा मैसी घर मिलता है, आपके डाइनिंग टेबल की आइटम्स आपके लाउंज में रखी गई हैं, आपके वार्डरोब के कपड़े किचन में मिलते हैं, आपको वॉशरूम की आइटम्स भी आपको सहन में पड़ी मिलती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको अपने कुछ कपड़े किचन में या लिविंग रूम में मिलते हैं। वुड यू फील इट डिफिकल्ट टू चूज अ ड्रेस फॉर पार्टी। अगर आपको ऐसे सूरत हाल में अब पार्टी पे जाना हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, तो क्या आप आसानी से अपने लिए कपड़े तलाश कर लेंगे या आपको थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं या आप जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपकी थिंकिंग है, इस पे 5 to 6 सेंटेंसेस में अपना पैराग्राफ में अपने आंसर देना है। और आपने जब आप अपना आंसर लिख लें, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी या आप कैसा महसूस करेंगे, उसके बाद आपने अपने आंसर को रिलेट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और वो किस तरह करेंगे, आप रिलेट करेंगे कि अगर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई ना किया जाए, नहीं इसी तरह आप एक मैसी जू आपको मिले जिसमें हर ऑर्गेनिज्म, हर एनिमल, प्लांट हर तरफ बिखरा पड़ा हो, तो हमें उनको स्टडी करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा।
क्या आपको ऐसी सूरत हाल में ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकेगी या नहीं? इसमें भी आपने 4 से 5 सेंटेंसेस में अपना आंसर लिखना है। चलिए जी, हमारा लेक्चर यहीं तक ख़त्म होता है। आई होप कि आपने क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। अपने नेक्स्ट क्लास में हम 5 किंगडम के किंगडम्स को स्टडी करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।